Hello students, good morning. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार एंड सोलर सिस्टम स्टार्ट करना है ना। उनके बारे में देखेंगे कि स्टार एंड सोलर सिस्टम में इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से आपको चीजें समझाई जा सकती है और आप समझ सकते हैं उसको, है ना। तो इसी को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आपका चैप्टर है स्टार एंड सोलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हमने स्टार एंड सोलर सिस्टम के बारे में जानना है कि स्टार क्या होते हैं, सोलर सिस्टम क्या होते हैं, है ना। कभी आप अभी रात के टाइम अगर आप क्या करें, रात के टाइम आप जाएं आप अपने छत में और आप एटमॉस्फेयर को देखें, आसमान को देखें, तो आपको क्या होते हैं, कई सारे आपको स्टार्स दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, है ना। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस होता है कि अगर सपोज आप किसी बिग सिटीज में देख रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ अगर आप किसी विलेज में जाके देखें तो आपको वहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसा डिफरेंस? क्योंकि सिटीज में क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना, तो उस वजह से पॉल्यूशन जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा तो आपको उस तरीके से प्रॉपर तरीके से वो स्टार्स उतने क्लियरली, उतने ब्राइट नहीं दिख पाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप बात करें, हम विलेजेस की बात करें जहाँ पे एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन रहता है ना, क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो क्लीन है, वहाँ पे इतना पॉल्यूशन नहीं है, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, ब्राइट स्टार्स दिखाई देंगे और काफी सारे अमाउंट में आपको दिखते हैं, है ना। और देखा गया कि इस तरीके से जो स्टार्स है आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे क्या होता है, काफी दूर स्टार्स होते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में ये स्टार के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं थोड़ा सा पहले, है ना, आपने पढ़ा है और क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि किस तरीके से होते हैं, तो है ना। तो इसी चीज को समझने के लिए चलेंगे बच्चों हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये नाइट स्काई में ये जो बच्चे हैं, ये स्टार्स, ये आपके एटमॉस्फेयर को देख रहे हैं। और ये वाला जो आपका पिक्चर है, ये किसकी पिक्चर है, आपकी विलेजेस की पिक्चर है। तो यहाँ पे कि यहाँ पे जो सरफेस होता है स्टार्स का, वो आपको क्या दिखता है, क्लीन दिखता है, ठीक है ना, क्लीन दिखता है। तो ऐसा इस तरीके से होता है। तो इसी तरीके से इसमें आपके पास एक स्टोरी भी रिलेटेड है कि जो पहेली और भोजो है, जब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से विलेज में मिलने गए ड्यूरिंग समर ब्रेक, तो डिनर के बाद जब वो अपनी छत में गए, है ना, तो उन्होंने क्या देखा, एक क्लियर क्लाउडनेस लाइट थी वहां पे, है ना, एकदम क्लियर थी, कोई बादल वहां पे नहीं दिखाई दे रहे थे, है ना। तो वो सरप्राइज हुए ये देख के कि इतने नंबर ऑफ ब्राइट स्टार उनको स्काई में देखने को मिले। ऐसा सीन उन्होंने अपनी सिटीज में नहीं देखा था, है ना। तो उसमें जो जो पहेली थी वो कहने लगी, सोचने लगी कि विलेज में जो स्काई है इतना डिफरेंट क्यों है नाइट स्काई में, जैसा कि आपका सिटीज में होता है। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया कि यहाँ पे एक तो जो आपके पास एटमॉस्फेयर है वो पूरा क्लीन है, ठीक है ना, कोई स्मोक नहीं है, कोई डस्ट नहीं है। स्काई जो बिग सिटीज में होता है वो रेयरली क्या होता है, क्लियर होता है, रेयरली अनक्लियर होता है। तो इस वजह से ऐसा इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? चलिए, तो उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नाइट स्काई में हमें दिखते हैं और हमें स्टोरीज बताते हैं उनसे रिलेटेड, है ना। तो नाइट स्काई को देखना एक बहुत ही फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस है, आप भी इसको आजमा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो कभी आप स्काई को देखें डार्क में, क्लियर नाइट पे, तो आपको एंटायर स्काई में एक डॉटेड काउंटलेस स्टार्स दिखाई देंगे, है ना, बहुत सारे स्टार्स आपको दिखेंगे और वो डॉटेड फॉर्म में होंगे, और कुछ वो एक क्या बनाते हैं, कुछ इमेजेस भी वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप कभी देखें तो आपको ये भी देखने को मिलता है कि ट्विंकल, जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं, है ना, तारे क्या चमकते हैं, है ना। तो एक्चुअल में ये चीजें भी हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई भी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है ना, स्टार लाइक ऑब्जेक्ट वो इस तरीके से होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है जो कि ट्विंकल नहीं करते वो प्लैनेट है ना। आपको दो तरीके से इसमें नाइट स्काई में चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्ट हैं जो ट्विंकल करते हैं, और ऐसे ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। तो ट्विंकल करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें उन्हें स्टार कहते हैं, और जो ट्विंकल नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। तो जो मून है, मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, है ना। मून क्या है, आपका ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में।
मून इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन नाइट स्काई। ठीक है, नाइट स्काई में जो मून है वो आपका ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है। आपने देखा भी होगा जो मून है, मून क्या होता है, कभी कभी आपको एटमॉस्फेयर में मून छोटा दिखाई देता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि आपको प्रॉपर दिखाई देता है, और उसकी जो उससे जो लाइट निकलती है उतनी ब्राइट होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं नाइट स्काई का। ठीक है ना, तो मून क्या है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई में। जो स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून और मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, है ना। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है, आपके पास ये जो स्टार्स, मून, स्टार हो गया, मून हो गया, जो प्लैनेट्स हैं, और भी कई अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको आप क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है इन्हें। ठीक है ना, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए आपके पास, स्टार्स, ठीक है, कॉमा प्लैनेट, स्टार हो गए, प्लैनेट हो गया आपके पास, मून हो गया, ठीक है, और मैनी अदर ऑब्जेक्ट, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, मैनी अदर ऑब्जेक्ट, है ना। स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून है, मैनी अदर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है ना, तो जो स्टडी होती है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की और उससे रिलेटेड फिनोमिना, उसी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, है ना। आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमर्स को, है ना, तो इनसे रिलेटेड की जो स्टडी है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उससे रिलेटेड जो फिनोमिना है, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपसे पूछेगा भाई एस्ट्रोनॉमी है क्या। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या है, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, उसको आप क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो एंशिएंट इंडिया में, है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो बहुत ही मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बताते थे, स्काई से रिलेटेड प्रेडिक्ट करते थे उनके नॉलेज में। ठीक है ना, जो एस्ट्रोनॉमी है वो हाईली एडवांस्ड है, ठीक है ना, फॉर टाइम। ठीक है ना, जैसे कि पासेस ऑफ सन, स्टार्स, मून एंड प्लैनेट इन द स्काई, उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी मदद से आप कैलेंडर्स को, है ना, कैलेंडर्स के बारे में आप बता सकते हो। और ये कभी कभी पीपल यूज करते थे, है ना, इन देयर डे टू डे कंडक्ट में, और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइमेट एंड रेनफॉल के बारे में, उनका पैटर्न पहचानने में, टाइमली किस कब उन्हें क्रॉप्स वगैरह क्या करनी है, बोनी है ना, कौन सी क्रॉप्स उनको उस समय बोनी है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ये इस फिनोमिना से रिलेटेड, उसकी स्टडी से रिलेटेड चीजें क्या करते थे, प्रेडिक्ट करते थे, है ना। फिक्सिंग द डेट ऑफ सीजन, है ना, किस टाइम पे सीजन चेंज आएगा, सीजन में चेंज आएगा, कौन सा सीजन कब आ रहा है, और फेस्टिवल के बारे में। ठीक है ना, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये क्या करते थे, जो हमारे पुराने एंसेस्टर्स थे, ये प्रेडिक्ट कर सकते थे इससे रिलेटेड इनमें, है ना। तो ऐसे ही जो ऑब्जर्वेशन है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के, और उनके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले है मून के बारे में, है ना, द मून। ठीक है, द मून के बारे में हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर आप मून को कंटिन्यूसली देखें, है ना, सेवरल नाइट्स तक आप मून को कंटिन्यूसली देखें, तो आपको क्या होगा, आप प्रिफरेबली क्या करेंगे, फुल मून की तरफ बढ़ेंगे। आप धीरे धीरे आप देखेंगे, मून के बारे में देखें, और रोज आप मून को देखें, तो आप क्या देखेंगे, पहले एक छोटा मून था, है ना, फिर वो थोड़ा बड़ा होते चले गया, फिर एक बड़ा सा मून आ गया, है ना। इसमें आप देखेंगे, आप स्केच भी बना सकते हैं मून का हर नाइट, है ना, अपनी नोटबुक में हर दिन आप उसका स्केच बनाएं डे टू डे, और उसको ऑब्जर्व करें। ऑल्सो नोट करें कि एवरी डे जो पार्ट ऑफ स्काई है ना,
किस पार्ट ऑफ स्काई में मून आपको दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि चेंज आता है मून की शेप में। हर दिन क्या होता है मून की शेप में क्या होता है, चेंज आता है। और ये जो चेंज, ये जो डेज है, जब शेप ऑफ मून क्या होता है परफेक्टली राउंड हो जाता है, ऐसा भी एक दिन आता है। क्या ये सारे के सारे जो डेज है ना, आप मून को देख पाते हैं स्काई में क्लियरली, ठीक है ना। तो उस डे पे जिसमें कि जो होल डिस्क है मून की अवेलेबल होती है, उसको आप फुल मून कहते हैं, है ना। फुल मून, है ना। फुल मून आपने सुना भी होगा। पूर्णिमा, पूर्णिमा यानी जो आपका मून है, चंद्रमा है, वो आपको पूरा दिखाई देता है ना। तो फुल मून, तो फुल मून आप उसको ही कहते हैं, ठीक है ना। तो फुल मून हम किसे कहेंगे, इन फुल मून किसको कहेंगे, इन विच आपका जो होल डिस्क है वो आपको पूरा विजिबल होता है। द डे ऑन विच the day on which the day on which the whole disk the day on which the whole disk of moon is visible of the moon is visible, ठीक है। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल, उसको क्या कहते हैं हम, फुल मून कहते हैं। देयर आफ्टर हर नाइट जो साइज होता है ब्राइट पार्ट ऑफ द मून का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते चले जाता है, कम होते चले जाता है। और अगले 15th डे में जो मून है वो आपका विजिबल नहीं दिखाई देता, है ना, वो आपको दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो इस डे को हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। नेक्स्ट डे ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपेयर इन द स्काई, और इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। छोटा सा आपको क्या दिखता है, हल्का सा मून आपको देखने को मिलता है। फिर अगेन मून क्या होता है, ग्रो करता है लार्जर एवरी डे, और 15 डे के बाद वंस अगेन हमको फिर पूरा का मून देखने को मिलता है ना। तो दो तरीके से आपके पास जो मंथ है वो इस तरीके से उन्होंने क्या किए थे, प्रिडिक्ट किए थे कि भाई पहले 15 दिन में क्या होगा, जो मून है वो धीरे धीरे उसका शेप बढ़ेगा और हम फुल मून की तरफ पहुंचेंगे। फिर क्या होगा, वो फुल मून धीरे धीरे कम होगा और हम किस पे पहुंचेंगे, उस पे पहुंचेंगे जब हल्का सा पार्ट ऑफ द जो मून है वो आपको, हल्का सा स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून आपको अपेयर होगा, है ना। इसमें क्या होता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपेयर। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ मून आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये आपके इस तरीके से क्या है, फेजेस ऑफ मून में आते हैं कि पहले 15 दिन क्या होगा, आपका जो मून है वो धीरे धीरे बड़ा होता फुल मून की तरफ जाएगा, और फिर नेक्स्ट 15 डे में क्या होगा, वो फुल मून है धीरे धीरे कम होते हुए आपका स्मॉल पोर्शन ऑफ मून अपेयर होगा, है ना। तो जो वेरियस शेप्स होती है ब्राइट पार्ट ऑफ द मून की, जो आप किसी मंथ के समय देखते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेजेस ऑफ मून कहते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो जो फेजेस ऑफ मून है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोशल लाइफ में भी, है ना। ऑलमोस्ट जितने भी फेस्टिवल है इंडिया में वो सेलिब्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू फेज ऑफ मून, है ना। फेज ऑफ मून की जैसे वो क्या होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो जितने आपके है, जैसे कि आपके दिवाली है, दिवाली हमेशा न्यू मून डे के दिन आती है ना। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक आपकी फुल मून के दिन आती है ना। महाशिवरात्रि आपकी आपकी क्या होती है, 13th नाइट ऑफ वार्निंग मून पे आती है। जो ईद उल फितर है वो आपका उस दिन देखा जाता है जब आपका क्या हो, आपका सेटिंग मून आपको दिखाई दे, स्मॉल पोर्शन ऑफ मून आपको दिखाई दे, है ना। इस तरीके से ये चीजें होती है। तो जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून, वो स्लाइटली लॉन्गर होता है 29 डेज से, है ना। फुल मून और आपका जो फुल मून है और जो नेक्स्ट फुल मून है उसके बीच का जो टाइम है थोड़ा सा 29 दिन से बड़ा होता है। मैनी कैलेंडर्स में इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, मंथ कहते हैं, है ना। इस पीरियड में हम क्या कहते हैं, इसको मंथ कहते हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से होता है ना। तो वाई डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी डे, जो मून है वो अपनी जो शेप है हर दिन क्यों चेंज करता रहता है ना। तो आपने पढ़ा है कि जो आप क्या है, जो आपकी जो अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है ना। अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और जो मून है वो अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है
है ना, और मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना, वो किसकी लाइट यूज करती है, सन की लाइट इस्तेमाल करती है ना। तो जैसे जैसे क्या होता है, अर्थ क्या करती है, जैसे जैसे अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व कर रही है ना, रोटेट, और रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों अर्थ करती है भाई। रोटेशन से क्या होता है, जो डे और नाइट अपेयर होते हैं, और रिवॉल्यूशन से क्या होता है, आपके ईयर, आपके जो मंथ है वो चेंज होते हैं, और इस तरीके से आपके पास पूरा रिवॉल्यूशन में एक साल निकल जाता है। तो जैसे जैसे जो अर्थ जब रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड रोटेट भी करती है, तो जब मून क्या है, उसकी नेचुरल सैटेलाइट है, तो जिस डायरेक्शन में वो सन के इस तरफ रहती है कि सन की लाइट उस पर पड़े, है ना, तो उस टाइम वो अच्छी लाइट अगर उसमें पड़ेगी, फुल तरीके से फुल मून आपको दिखाई देगा। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके से रिवॉल्यूशन होता रहता है, और वो सन से हल्का सा दूर होती चली जाती है, उसकी लाइट उस पर नहीं आ पाती। तो इस वजह से आपकी जो मून है उसकी शेप आपको चेंज होती होती दिखाई देती है, और फिर आपको इस तरीके से मून फुल मून में बदलता रहता है, न्यू मून में बदलता रहता है। तो ये जो रीजन है आपका चेंज होने का, मेन रीजन आपका चेंज होने का ये है, ठीक है ना, आपका इस तरीके से आई बात समझ में, ठीक है। तो ये है आपके पास। अच्छा, तो इसी को समझने के लिए कि भाई इसको समझने के लिए क्यों फेजेस ऑफ मून आपके अकर होते हैं, है ना, आप चैप्टर 16 में आपने पढ़ा था कि जो मून है डज नॉट प्रोड्यूस इन ओन लाइट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, और जो सन है और स्टार की वजह से वो ऐसा करता है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देख देख पा रहे हैं, कि मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, है ना, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से हो रहा है। या आपके पास क्या नाइट और डे है, अर्थ है, या आपके पास सन है, अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो सन की लाइट क्या होती है आपके पास मून पे पड़ रही है, जो सन है उसकी लाइट क्या करती है, मून पे पड़ रही है, और आप देख पा रहे हैं कि सन की लाइट मून पे जा रही है और रिफ्लेक्ट होके वो आपके पास अर्थ में आ रही है ना। इस तरीके से क्या होता है कि हम जब मून को देखते हैं, मून को हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि जो सनलाइट पड़ रही है उस पे, है ना, वो रिफ्लेक्टेड होती है टुवर्ड्स अस, और इस वजह से हम क्या करते हैं, ओनली वो पार्ट मून का देख पाते हैं फ्रॉम वेयर द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस, है ना, जिस तरफ से उसकी जो लाइट हमारे पास पड़ रही है, हम उसको वही वाला पार्ट देख पाते हैं, बाकी उसका पार्ट नहीं देख पाते, क्योंकि आप डे में तो मून को नहीं देख पाओगे, आप नाइट में मून को देखोगे, है ना। तो इस तरफ से आप देख पा रहे हो फिगर में कि इस तरफ से आपको क्या हो रहा है, उसकी लाइट पड़ रही है नाइट में, तो हम उसको देख पा रहे हैं। तो वही रोटेशन और रेवोल्यूशन के कारण होता है, जैसे कि आपको बताया, इस वजह से जो फेजेस ऑफ मून है वो आपके क्या होते हैं, चेंज होते चले जाते हैं। आई बात समझ में आपको किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपने सीखा। उसके बाद एक एक्टिविटी हमारे पास कि आप क्या करिए, एक बिग बॉल ले लीजिए या कोई आप पिक्चर ले लीजिए, और उसको आप क्या कर सकते हैं, एक बिग बॉल या पिक्चर को आप क्या करो, पेंट करो, उसका आधा पार्ट व्हाइट और आधा पार्ट आप उसको ब्लैक करो, है ना। फिर आप किसी प्लेग्राउंड में जाओ अपने दोस्तों के साथ, और वहां पे एक आप सर्कल बना दो कम से कम 2 मीटर रेडियस का, और उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइडेड कर लो, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, है ना। उसके बाद आप क्या करो, सेंटर में खड़े हो जाओ उसके, है ना, क्या हो जाओ, सेंटर में खड़े हो जाओ सर्कल के, और अपने एक फ्रेंड को बोलो कि उस बॉल को वो क्या करे, होल्ड करके रखे एट डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सर्कल, अलग अलग पोर्शन ऑफ सर्कल पे वो क्या करे, उसको होल्ड करके रखे। फिर उसको बोलो कि वो क्या करे, जो व्हाइट पोर्शन है बॉल का, वो आपका सन की तरफ उसको क्या करे, व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल को सन की तरफ दिखाए, है ना। अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो मॉर्निंग में, तो जो व्हाइट पोर्शन है बॉल का वो सन से वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप इसको मॉर्निंग में कर रहे हो तो व्हाइट पोर्शन आपका बॉल का वो किधर होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। और अगर इस एक्टिविटी को आप आफ्टरनून में परफॉर्म करते हो तो व्हाइट पोर्शन बॉल का आपका वेस्ट की तरफ होना चाहिए। तो हर केस में आप देख पाओगे कि जो लाइन जो डिवाइड करती है व्हाइट और ब्लैक पोर्शन को, है ना, वो क्या है, उसको आपको वर्टिकल रखना है, ठीक है ना, वर्टिकल। तो जब आप खड़े होगे सेंटर ऑफ द सर्कल में, ऑब्जर्व करो उस विजिबल व्हाइट पोर्शन ऑफ द बॉल को, जब आपका फ्रेंड क्या है, आपका हर उस जो मार्क हमने बनाया था उस पोर्शन पे खड़ा है। और उसके बाद आप क्या करो, शेप्स आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना, आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो शेप ऑफ व्हाइट पोर्शन, जैसे जो कि आपको दिख पा रही है, और उसको आप कंपेयर कर सकते हो विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है ना, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया गया है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है,
इस पिक्चर में पोजीशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स क्रॉसपोंडिंग फेज, है ना। उसको आप क्या करो, इससे कंपेयर करो। आप ड्रॉ कर सकते हो व्हाइट पोर्शन जो आप देख पा रहे हो और उसको कंपेयर करो किसके साथ, इस पिक्चर के साथ, तो आपको देखने को इस तरीके से मिलेगा कि ये आपके पास अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है और आप अर्थ होगी, और ये आपको देखने को मिल रहा कि आप के जो मून है, इधर आपके पास क्या है, फुल मून है, फिर ये क्या हो, थोड़ा सा फुल मून क्या हुआ, हल्का सा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, और कम हुआ, फिर एकदम देखो इस तरीके से आ गया, फिर ये बढ़ता चले गया, डार्क मून में आ गया, बढ़ता चलेगा, फिर बड़ा और देन वापस से फुल मून आ गया। तो ये वही क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट होती है उसकी वजह से चीजें क्या होती है आपके पास परफॉर्म करती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इस तरीके से जो होता है पोजीशन ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स क्रॉसपोंडिंग फेज, ठीक है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आएगा कि इस तरीके से चीजें इसमें होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये हुआ। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मून है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, है ना। मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो अर्थ है अलोंग विद द मून वो भी रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, है ना। भाई अर्थ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, और जो मून है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अर्थ क्या करती है, अकम्पनी करती है बाय मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन, है ना। जब जब जो अर्थ मून के अराउंड रिवॉल्व, सॉरी, अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसी समय मून भी क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मून क्या एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। तो क्या आप गैस कर सकते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ। भाई जब क्या हो रहा है कि सन सेंटर में, उसके अराउंड क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, मून भी रिवॉल्व कर रही है। तो क्या हम पोजीशन बता सकते हैं, क्या क्या पोजीशन होगी, सन की पोजीशन क्या होगी, मून की पोजीशन क्या होगी, और अर्थ की पोजीशन क्या होगी ऑन द डे ऑफ द फुल मून और ऑन द डे ऑफ द न्यू मून। फुल मून के दिन सन और अर्थ और मून की क्या पोजीशन है, और न्यू मून, जो न्यू मून डे है उसके दिन क्या क्या पोजीशन है ना। तो आप क्या कर सकते हो, स्केच कर सकते हो इन पोजीशन को अपनी नोटबुक में, और किस पार्ट ऑफ द स्काई में आपको जो जो फुल मून है वो आपको देखने को मिलता है। तो जो साइज होता है इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून का विजिबल फ्रॉम द अर्थ, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है हर डे आफ्टर द न्यू मून, है ना। और फुल मून डे के बाद जो सनलिट है, जो मून, जो सनलिट ऑफ द मून है जो आप अर्थ से देखते हो, वो डिक्रीज करती है हर दिन डिक्रीज करती है। तो इस वजह से ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीजें इसमें है कि भाई इस तरीके से चीजें हैं, ठीक। तो ये आपका क्या था, किसके बारे में था आपके पास, मून के बारे में, कि भाई इस तरीके से मून के बारे में होता है। इस तरीके से आप एक और एक्टिविटी के द्वारा बता सकते हो, है ना। और एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो कम से कम 1 मीटर डायमीटर का, है ना। आपने क्या किया, इस तरीके से क्या किया, सर्कल किया, और इसकी जो डायमीटर है कम से कम आपने कितनी लेनी है, 1 मीटर आपकी डायमीटर आपने लेनी है, ठीक है ना। फिर आप अपने एक फ्रेंड को बोलो कि वो सेंटर पे खड़ा हो जाए, सपोज यहाँ पे, ठीक है ना, सेंटर पे खड़ा हो जाए सर्कल के, और आप क्या करो, रिवॉल्व करो अराउंड योर फ्रेंड, है ना। अपने, आप सपोज यहाँ पे हो तो आपके इस फ्रेंड के अराउंड क्या करो, आप पूरा इस तरीके से रिवॉल्व करो, ठीक है ना। रिवॉल्व करने के बाद आपने इस तरीके से रिवॉल्व करना है कि जो आपका फेस है हमेशा उसकी तरफ रहे, आपका जो फेस है, मुंह है, वो हमेशा उसकी तरफ रहे, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड को बोलो कि क्या वो आपकी बैक देख पा रहा है कि नहीं देख पा रहा है। तो कितने रोटेशन आप क्या करते हो, कंप्लीट करते हो इन 1 रेवोल्यूशन, है ना। जब एक आप पूरा चक्कर लगाओगे, पूरा आप एक चक्कर लगा रहे हो ना, तो पूरा चक्कर लगाने पे आपने कितने रोटेशन किए, है ना। आपको पता है रोटेशन, ये तो रिवॉल्यूशन हो गया पूरा। रोटेशन क्या होता है कि भाई अपनी एक्सिस पे क्या करना है, घूमना। जो अर्थ है वो ऐसी तो करती है, अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, और साथ ही साथ सन का पूरा चक्कर भी लगा रही है ना। तो कितने रोटेशन आप कंप्लीट करते हो एक रिवोल्यूशन में। इसी तरीके से जो मून है वो भी रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर, है ना। इसी तरीके से जो आपका मून है अर्थ के अराउंड इसी तरीके से क्या करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है ना। तो आई बात समझ में आपको किस तरीके से होती है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होगी, तो इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मून सरफेस पे। ठीक है, मून सरफेस की बात करते हैं, है ना। तो जो मून है एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है,
पोएट्स के लिए और जो आपके स्टोरी टेलर्स होते हैं, है ना। बट जब जो एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड करे, उन्होंने लैंड किया, तो उन्होंने पाया कि जो मून सरफेस है वो बहुत ही डस्टी है ना, बहुत धूल भरा है और बैरन है ना। आपका बैरन आप समझते हैं, जिसमें कोई चीजें उग नहीं सकती, है ना, आपका बैरन लैंड है ना। तो और भी कई मैंने जो बहुत सारी जो क्रेटर्स थे डिफरेंट डिफरेंट साइज के। ऑल्सो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टीप और हाई माउंटेन्स भी देखे गए है ना, बहुत सारे स्टीप और काफी कभी हाई माउंटेन्स देखे गए। कुछ ये जो ऐसे थे बहुत ही हाई थे, है ना, उससे भी हाईएस्ट थे, जो कि आपको अर्थ में देखने को मिलते, उससे भी ज्यादा हाईएस्ट थे। मून के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है ना, मून हैज नो एटमॉस्फेयर, मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून का क्या है, अपना कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, है ना, ना इसके पास कोई पानी है ना। तो कैन लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, और इट हैज नो वाटर, ना ही इस पे क्या है, कोई इसमें पानी भी नहीं। तो क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है मून पे, है ना, क्या इसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है ना, क्या हो सकता है लाइफ इसमें कि नहीं, ठीक है ना। तो 21 जुलाई 1969 को, ठीक है ना, नील आर्मस्ट्रांग आपका क्या हुए थे मून पे पहली बार, क्या करे थे, उन्होंने लैंड किया था मून पे, पहली बार इन्होंने लैंड किया था। और ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। उसके बाद कौन गए थे, एडविन एल्ड्रिन गए थे। तो पहले जो इंसान है मून में जाने वाले, वो कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। ये कब गए थे, आपके 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को कौन गए थे, आपके नील आर्मस्ट्रांग लैंडेड, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन, ठीक है ना। तो उसके बाद ये गए थे। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या था, मून के सरफेस के बारे में आपको बताया मैंने कि मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, है ना, उसके पास कोई पानी नहीं है, ठीक है ना। और उसके पास क्या, बहुत सारे क्रेटर्स है, अलग अलग साइज के क्रेटर्स हैं, अलग अलग साइज के। दूसरा उसके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्टीप और हाई माउंटेन्स है ना, बहुत बड़े गड्ढे जैसे हैं और बहुत बड़े माउंटेन भी हैं। और उसके पास इतने बड़े माउंटेन है कि जितने अर्थ में है उससे भी ज्यादा उसके पास क्या है, माउंटेन्स वगैरह है, ठीक है ना। तो ये था मून के सरफेस के बारे में कि भाई इस तरीके से मून के सरफेस के बारे में चीजें होती हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं स्टार्स की, दी स्टार्स, ठीक है, द स्टार, है ना। तो क्या कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा है नाइट स्काई में, है ना, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स आपको स्काई में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो स्टार्स हैं आपको स्काई में देखने को मिलते हैं, है ना। जब आपको उनको केयरफुली आप ऑब्जर्व करो किसी डार्क नाइट में, या किसी उस प्लेस से जो कि क्या है, बिग सिटी से क्या है, अलग है, बिग सिटी से क्या है, बड़ा है, बिग सिटी से क्या है, बड़ा है। तो आपको वो जो स्टार्स है वो क्या, काफी ब्राइट देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू विलेज के कंपेयर में, ठीक है ना। तो क्या ये सारे के सारे जो स्टार्स हैं इक्वली ब्राइट होते हैं, है ना, क्या ये सेम कलर के होते हैं। इनफैक्ट जो स्टार्स हैं वो खुद की लाइट इमिट करते हैं, जो स्टार्स होते हैं वो इमिट करते हैं ऑफ देयर ओन लाइट, स्टार इमिट, ठीक है ना, लाइट ऑफ देयर ओन, है ना। स्टार क्या करते हैं, खुद की लाइट। जैसे मून क्या करता है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो क्या करता था, सन की लाइट का इस्तेमाल करता है ना। तो जो स्टार है वो खुद की लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और जो सन है, सन इज ऑल्सो अ स्टार, है ना, सन इज ऑल्सो अ स्टार, सन भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना, सन भी क्या है, आपका एक स्टार है। तो क्यों आपका वाई डस इट अपेयर सो लार्ज कंपेयर टू अदर स्टार, जो सन है
वो इतना बड़ा क्यों दिखता है अदर स्टार से? आपको देखने को देखा होगा आपने कि जो स्टार्स हैं वो तो बहुत छोटे छोटे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सन है वो आपको स्टार से क्या होता है, बड़ा दिखता है ना। तो कौन बड़ा है, एक फुटबॉल जो आपके पास रखी गई है, या वो फुटबॉल जो आपसे 100 मीटर की डिस्टेंस पे रखी हुई है, कौन सी आपको बड़ी दिखाई देगी, है ना भाई? एक फुटबॉल आपसे, एक जो फुटबॉल है वो आपके पास पे रखी हुई है और एक फुटबॉल आपसे 100 मीटर की दूरी पे रखी हुई। तो अब अगर आप देखोगे तो कौन सी फुटबॉल आपको बड़ी देखो कौन सी फुटबॉल आपको देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो स्टार्स हैं वो हमसे क्या है, बहुत दूर, मिलियन ऑफ टाइम्स आपके क्या है, फार है अवे फ्रॉम द सन। सन से मिलियन ऑफ टाइम जो स्टार्स हैं वो दूर है ना। इसलिए जो स्टार्स हैं वो हमको एक छोटे से लाइक पॉइंट की तरह दिखते हैं, छोटे से ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं, और सन क्या हमारे पास है, इस वजह से सन हमको बड़ा दिखता है। वही रीजन है जो आपको अभी बताया कि एक सेम साइज की फुटबॉल को अगर आप अपने पास रखो और उसी फुटबॉल को आप अपने से 100 मीटर दूरी पे रखो, तो आपको अंतर देखने को मिलेगा कि जो आपके पास रखी हुई जो फुटबॉल है वो तो क्या है, वो पास की फुटबॉल आपको बड़ी दिखाई देगी, लेकिन आपसे जो 100 मीटर की दूरी पे रखी जो फुटबॉल है वो आपको पास नहीं दिखाई देगी, वो आपको पास नहीं, वो आपको छोटी दिखाई देगी, है ना। ये वाला आपके पास रीजन है। तो जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, है ना। ये जो सन है कितना, 150 मिलियन किलोमीटर। सन कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द अर्थ, अवे फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो सन है वो आपका 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने आज जाना स्टार एंड सोलर सिस्टम के बारे में, है ना। स्टार्स क्या होते हैं, मून के बारे में, फेजेस ऑफ मून के बारे में आपने समझा, है ना। साथ ही साथ आपने देखा कि जो स्टार्स हैं वो हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू सन, जब हम सन को भी स्टार कहते हैं, है ना। उसका भी रीजन आपने देखा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी चीजें आज समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।